हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नोर में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम जो आज एग्ज़ाम आने वाला है 25 सितंबर को, आरआरबी पीओ का। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम जो जो क्लियर कर चुका है वो तैयारी कर रहा है आरआरबी पीओ एग्ज़ाम की, और बाकी आरआरबी असिस्टेंट का भी मेंस आ रहा है। ठीक है। तो मेन जो अभी जो एग्ज़ाम में फोकस हो रहा है आरआरबी पीओ के असिस्टेंट और आरआरबी पीओ के मेंस के लिए। ठीक है। बाकी एग्जाम्स भी जो आते हैं उनमें कंप्यूटर का एग्जाम, कंप्यूटर का सिलेबस पूछा जाता है उन एग्जाम्स में, उनकी भी तैयारी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ज़रूर। ठीक है। तो दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं इसको ज़रूर देखें। और इससे पहले जो यूनिट मैंने करवा दिए, 5 यूनिट तक मैंने करवा दिया है। तो जो इनकी छूट गई या जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो उससे पहले 4 या 5 यूनिट तक ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस यूनिट को कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आपने जैसे ये यूनिट समझ ली है, उससे पहले जो यूनिट छूटी हैं या जो मैंने पहले सिलेबस करा दिया है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो छूट जाएगा। ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है डीबीएमएस। ठीक है। डीबीएमएस ये फाइल एक्सटेंशन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद गेट्स नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आज की यूनिट में होने वाली है। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आरआरबी का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। और कई लोगों का तो ये हो जाता है कि मुझे आरआरबी में ही जाना है, स्टेट में, अपने स्टेट में वैकेंसी मिलती है, अपने स्टेट में वो जॉब कर सकते हैं जिसने अपने स्टेट से भरा हो। ठीक है। तो ये ओवरऑल बातें तो सबको पता ही है, सब समझ चुके हैं और सब भरते ही हैं, जानते ही हैं। ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जाके कुछ हम उसमें टॉपिक पे आते हैं, डीबीएमएस। दोस्तों, ये डीबीएमएस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई नहीं समझ पाता है, हर कोई नहीं समझा पाता है। ठीक है। क्योंकि मैं एक आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इस चीज़ को आपको बहुत, मतलब जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट। दोस्तों, डेटा जैसे कि नाम से पता चला, डेटा कोई रॉ डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक समराइज वे में, एक क्लासिफाइंग वे में उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। ठीक है। डेटाबेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कंप्यूटर में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है। वो एक टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल भाषा में और टेक्निकल तरीके से वो एक समराइज किया जाता है उस चीज़ को, और उसी चीज़ को हम एक इजी वे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों। डेटा यहाँ से समझते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस। ठीक है। कोई भी डेटा अगर हमें बनाना है, मान लो मार्कशीट है, रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय हायर हुए हैं, उनका रिकॉर्ड हमें रखना है। उनका एड्रेस हो गया, उनका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और एम्प्लॉय आईडी, वो सारी कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ ना करें। तो वैसे मैनुअली करना बहुत मुश्किल, उसको ईजी वे में करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे होता है, आगे समझेंगे, इजीली वे में दिखाऊंगा कि हाँ डेटाबेस होता क्या है। और डेटाबेस जो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं, आईटी बैकग्राउंड से, उनको पता भी नहीं होगा कि डेटाबेस होता क्या है या हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है। मार्कशीट का एग्जाम्पल सबको पता है। मार्कशीट अगर हम उसमें देखते हैं, रॉ कॉलम ऐड होते हैं, आपका जो रोल नंबर है आपका यूनिक होता है, आपकी सिटी यूनिक होती है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूनिक होता है। तो ये सब चीज़ें डेटाबेस को यूनिक बनाते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को, बहुत सारे डेटा को एक साथ मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम को यूज करते हैं। आइए आते हैं टॉपिक पे। इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे टू रन ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, डिलीटिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब कोई भी डेटा हो या एग्जिस्टिंग जो डेटा हो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो, न्यू डेटा उसको क्रिएट करना हो, या उसको एक, मतलब सिक्योर जगह पे सेव करना हो, इन सब चीज़ों पे, इन सब जगहों पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज होता है। फिर आता है, इट सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड एंड यूजर्स। ये टर्म बार बार आएगा, एंड यूजर्स। एंड यूजर्स को हम समझ लेते हैं, एंड यूजर्स होता क्या है। एंड यूजर्स मैं हो गया, आप हो गए, मतलब जो भी क्लाइंट हो गए, जो भी यूजर हो गए, जो यूज करते हैं, वो एंड यूजर कहलाते हैं। ठीक है। वही एंड यूजर कहलाएंगे। तो डेटाबेस, हमारा जो डेटा है उसको स्टोर जहाँ करते हैं डेटाबेस, पूरा डेटा को हम डेटाबेस बोलते हैं।
बाकी जो यूज़र है उसको यूज कर, जिसके लिए हम बनाते हैं डेटा, हमारे लिए डेटा बनाए, वो हम यूज़र हो गए, तो वो हम एंड यूज़र हो गए। ठीक है, तो ये एंड यूज़र का कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी जिसको भी थोड़ा बहुत समझ में ना आए वो क्वेश्चन कमेंट कर देना, समझ लेना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको बिल्कुल उस तरह से समझना है कि हम जस्ट एक कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट समझना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं इसको, टफ होगा भी तो मैं आपके लिए ईजी बना दूंगा ये। ठीक है दोस्तों, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। डीबीएमएस का जो एडवांटेज यही है कि अगर हम डेटा, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। इसमें मतलब हम कोई जैसे रॉ कॉलम बनाते हैं, हम मैनुअली सब ऐड करते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिजाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसमें हम नाम डालेंगे, उसकी एंट्री कर देंगे, वो फिट हो जाएगा। जब भी हम उसको दोबारा से निकालना हो या उसके बाद सर्च करना हो तो हम डीबीएमएस के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। माई एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2। और हाँ, दूसरी चीज़ दोस्तों, मेरे पास कमेंट आए कि मैं लेक्चर्स को इंग्लिश में भी बताऊं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस लेक्चर को हिंदी में बता रहा हूँ, इस टॉपिक को हिंदी में बता रहा हूँ, उसको इंग्लिश में बताऊँ, तो दूसरी लैंग्वेज में दूसरी वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो है ही, इंग्लिश में आप जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पीडीएफ इंग्लिश में ही है, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम है हिंदी समझने में, तो वो आप जस्ट इसको वैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी वाले हैं, ज़्यादा यूज़र हिंदी वाले होते हैं और उनकी क्वेरी यानी ज़्यादातर हिंदी वाले होते हैं। इस बेसिस पे मैं हिंदी पे उसको प्रेफर करता हूँ। बाकी इंग्लिश में भी अगर मेरे पास और कमेंट आएंगे तो मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा इंग्लिश में करने के लिए। अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं कि हम इसको इंग्लिश में भी करें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, IBM DBM DB2। ठीक है, और पोस्ट एसक्यूएल, अमेजोन सिंपल डेटाबेस। अमेजोन सिंपल डेटाबेस क्लाउड बेस्ड होता है, आर सम पॉपुलरली यूज डीबीएमएस। ठीक है, ये जो डेटाबेस, ये मेनली यही यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है दोस्तों। रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि मतलब कोई डेटा यूज हो रहा है, तो ऐसा कोई डेटा यूज ना हो कि उसका बार बार डुप्लीकेसी हो। ठीक है, मतलब एक ही डेटा बार बार यूज ना हो। मैं मतलब मेरा नाम जो भी है XYZ, मैंने उसका डेटा एंटर कर दिया, अगर मैंने उसको मतलब यूनिकली डिफाइन नहीं किया, अगर मैंने उसमें कोई की सेट नहीं किया, यानी कि कुछ यूनिकली, जैसे मेरा रोल नंबर होता है मार्कशीट में, मेरा रोल नंबर तो एक ही हो सकता है ना। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो उसकी जो एम्प्लॉय आईडी तो एक ही हो सकती है ना, उसी एम्प्लॉय आईडी से दूसरा एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो ये इसकी खासियत है, मतलब कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो। यही इसकी खासियत है कि इसमें डेटा रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डेटा सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। जैसे कि नाम से पता है कि डेटा सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब अगर डेटा स्टोर किया मैंने डीबीएमएस के थ्रू, तो ये अपने आप में एक, अपने आप में ये शो करेगा कि ये सिक्योर है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। फिर आए इजीली एक्सेसिबल। अब मान लो मुझे किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। ठीक है, और अगर मैंने उसको डीबीएस में डाल दिया है, अगर मैंने डीबीएस में नहीं डाला तो सपोज एग्जांपल, तो उसमें मुझे सर्च करने में पूरा टाइम, पूरी एक्सेल शीट देखता, फिर उसको सर्च करता, बहुत टाइम लग जाता। अब मेरा डेटाबेस तैयार है। ठीक है, मैंने झटपट एक नाम एंटर किया और उसको तुरंत डेटा रिट्रीव हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो डीबीएमएस का यही फायदा है कि उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन तुरंत लेना तो मिनटों के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके सामने। फिर आता है नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। इंटीग्रिटी मतलब बहुत सारे डेटा को कंबाइन करके एक साथ, ठीक है, एक साथ डिस्प्ले करना। बहुत सारी यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने एक नाम डाला, मेरा नाम डाल दिया। ठीक है, द स्मार्टप्रेन्योर का नाम लिया, द स्मार्टप्रेन्योर के नाम से कोई डेटाबेस सेंटर है, उसके रिलेटेड द स्मार्टप्रेन्योर कब से स्टार्ट हुआ है, कब से नहीं स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में बताता है द स्मार्टप्रेन्योर। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी विजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में क्या है, मतलब XYZ पूरी कुंडली तुरंत खुल के आ जाएगी। ये इसके एडवांटेज है। तो एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, जैसे कि लिखा है लार्ज इन साइज, तो मतलब बहुत सारा डेटा है, लार्ज इन साइज है, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ह्यूमन के थ्रू ही एंटर किया जा रहा है। ये तो है नहीं कि रोबोट कंप्यूटर अपने आप ले रहा डेटा।
ठीक है, एंट्री तो उसके थ्रू ही हो रही है ना, सॉफ्टवेयर तो बनाएंगे, थोड़ा बहुत एरर तो आएगी। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, लार्जर इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। और जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है तो इसका लाइसेंस भी खरीदना पड़ता है, फ्री का नहीं मिलता है, ये ओपन सोर्स नहीं होता है, खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये बेसिक नॉलेज होगी डीबीएमएस की, आपको आपको पता होना चाहिए डीबीएमएस होता क्या है। ठीक है, फिर आया आगे आर्किटेक्चर। ठीक, आर्किटेक्चर मतलब इसका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे ये लेवल में बटा होता है। आर्किटेक्चर लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन इन डेटा डीबीएमएस। डेटा एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कि जो मतलब अननेसेसरी चीज़ें उनको हाइड कर देना, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट कर देना। तो यही सब चीज़ें उनका एक आर्किटेक्चर बनाया गया है, एक डिवाइड कैटेगरी डिवाइड की कि कौन से डेटा को कौन सा यूजर देखे, या कौन सी इंफॉर्मेशन है वो यूजर को डिस्प्ले होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आगे हम देखते हैं। डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। द प्रोसेस ऑफ मास्किंग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रक्शन। अभी ऊपर देखो पढ़ा था हेडिंग में, डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है। डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि मास्किंग इररिलेवेंट, मैंने बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अर्जेंट यानी कि नेसेसरी नहीं है वो हम ना दिखाएं, तो इसी को हम बोलते हैं मास्किंग ऑफ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम द यूजर्स। यूजर्स कौन है, हमें। मतलब दो चीज़ होती है, एक प्रोग्रामर अपने लिए, एक जैसे कि हम वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट हमारी वेबसाइट बनी होती है, उसमें अंदर हमें यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हमें दिखती है, लेकिन उसके पीछे कोडिंग भी होती है। कोडिंग तो हमें नहीं दिखती है ना। तो इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखनी चाहिए वही दिखे। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारी काम की नहीं वो हमें नहीं दिखे, तो यही डेटा कहलाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मास्किंग इररेलेवेंट। मास्किंग मतलब मास्क, जैसे अपना मुंह ढक लेते हैं वैसे ही उसमें पर्दा डाल देना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये होता है मास्किंग ऑफ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखना। डेटा एब्स्ट्रक्शन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजर्स विद द डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि डेटा एब्स्ट्रक्शन है, ये रिड्यूस क्या करे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजर्स। यूजर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें उसको जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी थ्रू दूर हो जाएंगी। अब इसके तीन लेवल होते हैं दोस्तों, थ्री लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन पार्ट। पहली होती है फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू, व्यू लेवल। ठीक है दोस्तों, व्यू लेवल हमारे यूजर्स के लिए होता है। फिजिकल लेवल जहाँ डेटा स्टोर होता है, नाम से ही पता चल रहा है। लॉजिकल मतलब उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग की। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो अब देखते हैं, ये इसका आर्किटेक्चर है। समझने के लिए आपके लिए मैंने इसमें इमेज ऐड कर रखी है। ठीक है, तो हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने नाम बताया, एक्सटर्नल लेवल है, जो एक्सटर्नल लेवल किसके लिए होता है, यूजर्स के लिए। ऊपर लिखा हुआ है V1 V2 Q3 V4, ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, सिंगल सिंगल भी देख सकते हैं। लॉजिकल लेवल एंड इंटरनल लेवल, ये दो लेवल होते हैं जो कि डीबीए के लिए होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटा को क्रिएट करता है या उसको एक्सेस कर सकता है, उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। इसकी अलग से पोस्ट होती है दोस्तों कंपनी में कि वो डीबीए एक मतलब डेटाबेस को हैंडल करने वाला एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। इसकी अलग से कंपनी में पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दो लेवल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेयर और फिजिकल लेयर, ये सिर्फ डीबी के लिए हमारे लिए नहीं होती, यूजर्स के लिए नहीं होती है, हमारे लिए सिर्फ एक्सटर्नल लेयर होती है। ठीक है, तीन पार्ट में आपको दिखा दिया मैंने। फिर आया आपको थोड़ा सा जो मैंने बताया उसको समझ लेते हैं। फिजिकल लेवल एंड इंटरनल लेवल बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं लॉजिकल लेवल एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल, तीसरे बोलते हैं व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। इट इज़ द लोएस्ट ऑफ एब्स्ट्रक्शन, मतलब इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं होती है। अगर फिजिकल जगह पे स्टोर है, जैसे रॉ डेटा है वो स्टोर है, तो सारा कुछ स्टोर है। मैंने कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी बहुत सारी, और उसको मैंने एक जगह पे स्टोर कर दी। अब उसमें से क्या नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है मुझे नहीं पता। मैंने जाके मार्केटिंग ऑफिसर या कोई एग्जीक्यूटिव है वहाँ से कोई उसको कोई काम दिया गया है, वो 10 आदमी का डेटा लेके आएगा। ठीक है, अब वो एक जगह पे स्टोर हो गया, कंप्यूटर पे एक ड्राइव पे स्टोर हो गया, तो उसका क्या पता कि वो रिलेवेंट है या अच्छी है या नहीं है, मेरे काम की या नहीं, वो सब एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है,
तो वो फिजिकल लेवल यानी कि वो एक जगह है, हाइट एक जगह स्टोर है, वो उसको डीबीए ही देखेगा, हमारे लिए काम की नहीं है। जब तक वो एक स्टोर और रिस्टोर फॉर्म में क्लासिफाइंग वे में ना आ जाए तब तक हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो ये पहली लेवल होगी। दूसरा लेवल लॉजिकल, इट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग दैट। जैसे कि मैंने बताया, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, अगर वो उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बैठ रही, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, देयर शुड बी सम, मतलब रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ, मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा है मेरे से कोरिलेट करना चाहिए। अब मैं रह रहा हूँ दिल्ली में और मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे को बताया जा रहा है कि मुंबई में, ये इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, डेटा गलत है, रॉन्ग है, तो इसको यहाँ पर स्टोर नहीं किया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। या मेरी इन्फॉर्मेशन एक बार स्टोर हो चुकी है, दोबारा से स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी हो गई। ठीक है, रिपीटेशन हो गया, तो उसको रिमूव करते ही डीबीएमएस, एक बार जिसका नाम एंटर हो गया वो दोबारा रिपीट ना हो, ये उसकी एडवांटेज, यही काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड करना, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड करना। At the logical level, each record is described by a type and the interrelationship of these record types। मतलब जो इस लेवल पे जितना भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक समराइज वे में होगी, और कोई ना कोई डेटा एक दूसरे से को रिलेट करता रहेगा। अगर इररेलेवेंट होगा तो वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, या एक बार एंटर हुआ तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैंने बताया था, वर्क एट दिस लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो डीबी होता है इस लेवल पे काम करता है। द चेंजेस विच आर डन एट दिस लेवल विल नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल और फिजिकल लेवल ऑफ डेटा। मतलब जो फिजिकल लेवल पे जो डेटा स्टोर है वो हमारे लिए परमानेंट डेटा है, उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, दूसरे लेवल पर छेड़छाड़ करते हैं। और इसमें जो छेड़छाड़ करेंगे वो हमारे व्यू लेवल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, हमारा मतलब जो एक्सटर्नल यूजर्स को दिख रहा है वो उस डेटा को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इज व्यूड बाय द यूजर इन टर्म्स ऑफ टेबल्स एंड रिलेशंस। इट डिस्क्राइब्स by a part of entire database and hides the details of the logical level। मतलब ये इंटायर डेटाबेस को डिस्क्राइब करता है, हमें जो शो होता है, हमें जो दिखता है वो यही लेवल दिखता है। ठीक है, डेटाबेस का यही लेवल दिखता है हमें। ठीक है दोस्तों, जो भी कार्यक्रम, जो भी चीज़ें की जाती हैं वो बैक एंड में की जाती हैं, और फ्रंट लेवल हमें दिखता है, वो हमारे लिए मान लो ये फ्रंट लेवल में। ठीक है, और डिटेल में हम समझते हैं इस डेटाबेस को। आइए, वैसे मैं डेटाबेस का एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया था, अब नीचे देखते हैं हम। ये देखो दोस्तों, ये एक डेटा है स्टूडेंट का। ठीक है, उसमें क्या है, रोल नंबर हो गया, फीट हो गया, नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और इसका ईमेल आईडी, तीन चार चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। ठीक है, तीन चार चीज़ इसमें ऐड हो चुकी हैं, ये हमारे एक हिसाब से डेटाबेस बन गया। अब मुझे किसी रोल नंबर के बारे में पता करना हो तो मैं डायरेक्ट एक नंबर डालूंगा, स्टूडेंट 11 रोल नंबर डालूंगा, तो मुझे उसका डेटा आ जाएगा तुरंत। एक ऊपर लिखा है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, इसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं की क्या होती है। Is a field in database table which is used to retrieve and sort, no sorry, retrieve and sort rows in the table. These are used to speeding up the data, accessing and creating links between different tables। ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज, आप समझते हैं इजी है। की का मतलब पता ही है, जैसे किसी हम रूम की होती है, एक पूरे रूम की एक की होती है। ठीक है, पूरी बिल्डिंग की एक की होगी, ठीक, उसका ताला उसमें की लगी, वो एक की होगी। वैसे डेटाबेस हमारे लिए एक मान लो रूम है, उस डेटाबेस को खोलने के लिए हमें रूम की चाहिए होती है। वैसे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें, मतलब बहुत सारे डेटा इकट्ठा है, बहुत सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब हमें कोई एक चीज़ यूनिक बनाना पड़ेगा जिससे कि हम जैसे वो एंटर करें तो उसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय आईडी, मतलब उस एम्प्लॉय आईडी से हम सर्च करें तो उसका डेटा पूरा आ जाए, उसको बोलते हैं की। ठीक है, की के नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। की के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। दो तीन तो आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं नीचे दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सुपर की होगी, ठीक है, फिर कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, ये सारी की है, इनके टाइप हैं।
पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, फिर मैं तो थियोरेटिकल समझाऊंगा, प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। ठीक है। कैंडिडेट की दोस्तों, कैंडिडेट की उसमें क्या होता है, चलो मैं इसके साथ साथ समझाता जाता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं सुपर की। ठीक है, सब लाइन बाय लाइन नीचे हम आते जाएंगे। सुपर की नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स whose values uniquely determine each entity in the database table। ठीक है, लिखा सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स कहलाती है। वैल्यूज यूनिकली डिटरमाइन ईच एंटिटी इन द डेटाबेस टेबल, इट इज सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, सुपर की हम समझ लेते हैं। सुपर की है ये सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को ये डिफाइन करेगा, ज़्यादा चीज़ों को ये दिखाएगा। तो पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि बगल में उससे भोंकते रहते हैं, ताकि इस पर फोकस करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि सुपर की ये सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, अब कैंडिडेट क्या होती है, कैंडिडेट की ऊपर देखते हैं हम। ये देखो सुपर की है, सुपर की। ठीक है, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अब इसमें कैंडिडेट की कौन सी होती है, ये सुपर की है। सुपर की हम प्राइमरी की को भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट की को भी बोल सकते हैं, यूनिक की को भी बोल सकते हैं सुपर की। लेकिन सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की बोला है सिर्फ। तो हम कैंडिडेट की देख लेते हैं। कैंडिडेट की ये होता है हमारा कैंडिडेट की, यानी कि ऊपर को जितने भी जो कॉलम या रो बने होते हैं, उनकी जो हेडिंग होती है उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह जो भी उसकी हेडिंग दी गई होती है उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। उसी का सबसेट होता है सुपर की। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी की बनती है उसको हम सुपर की बोल देते हैं। ठीक है, इसके फिगर से तो आपको याद रहेगा कैंडिडेट की, कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह जो भी टेबल पर बनी है उसकी हेडिंग टॉप पर तो कैंडिडेट की बोलते हैं, और सुपर की उसकी सबसेट होती है। ठीक है, दूसरी की देखते हैं कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की बात आ गई तो वो पढ़ लेते हैं। इट इज सेट ऑफ कॉलम्स इन द टेबल फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। एवरी डेटाबेस टेबल में हैव वन और मोर कैंडिडेट। देखा दोस्तों, ये बोला कि मतलब इट इज सेट ऑफ कॉलम्स, मतलब सेटअप, और कॉलम का सेटअप है, रॉ वगैरह जो भी है उसमें होता है, उनका सेटअप होता है, जिसमें कि प्राइमरी की जनरेट होती है। हम प्राइमरी की उसमें सेलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, ये कैंडिडेट की है, सारी ये कैंडिडेट की हैं। अब इसमें से हमारी मर्जी है कि हम उसमें से प्राइमरी की किसको बनाएं। ठीक, हम स्टूडेंट आईडी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, यानी कि हम स्टूडेंट का डेटा या तो हम स्टूडेंट आईडी से सर्च कर लें या रोल नंबर से सर्च कर लें। और जो भी बैंकिंग ज्वाइन करेंगे या बैंकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी देखो इजी है कि या तो वो एम्प्लॉय आईडी नहीं बोले, कस्टमर, आपका कस्टमर अकाउंट होता है। तो हर किसी का आज की डेट में बैंक में अकाउंट होता है, कस्टमर का अकाउंट। ठीक है, कस्टमर का अकाउंट हो गया, और एक और कस्टमर की आईडी, कस्टमर आईडी जिसे बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन वो कस्टमर आईडी और कस्टमर का अकाउंट नंबर वो कैंडिडेट की कहलाएगा। ठीक है, उसमें से हम प्राइमरी की किसको बनाए वो हमारी मर्जी है। या तो हम कस्टमर आईडी से सर्च कर लें या अकाउंट नंबर से सर्च कर लें, हमारे लिए दोनों ईजी है। कस्टमर आईडी से सर्च करेंगे तो भी हम आपका ही डेटा आएगा, अगर हम कस्टमर के अकाउंट से सर्च करें तो भी आपका डेटा आएगा। तो ये कैंडिडेट की का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल्टरनेट की नाम से पता चल रहा है ऑल्टरनेट है। ठीक है, या तो हम ये या फिर ये दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। ये ऑल्टरनेट की है, फिर भी हम थियोरेटिकल आगे देख लें। प्राइमरी की जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी की एक होगी और वो उसमें कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, नल और वाइड नहीं हो सकती है वो। इट इज अ स्पेशल की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। मतलब टेबल में कोई भी रिकॉर्ड है उसको यूनिकली डिफाइन करेगी। इट हैज यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो ऑफ डेटा एंड इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। मतलब इसमें कुछ ना कुछ डेटा जरूर होगा, नल वैल्यू नहीं हो सकती है प्राइमरी की। ठीक है, नल वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी की अगर मैं रोल नंबर को बनाया तो इसमें रोल नंबर में कुछ ना कुछ उसका डेटा एंटर होगा। ये रोल नंबर है एडम का, उसका लास्ट नेम गिलक्रिस्ट है, फिर उसका कोर्स कोड उसका A100 है। ठीक है, ये होगी प्राइमरी की। उसके बाद आते हैं हम
Composite key. It is a combination of more than one column in the table that can be used to uniquely identify each record. It is also known as compound key. इसको compound key भी बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम, मतलब एक से ज्यादा कॉलम का एक ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, इसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। ठीक है, हम इसको हमने बना लिया, ये रोल नंबर हो गया और कोर्स कोड हो गया। यानी कि मैं सिर्फ सिंगल कॉलम को कंपोजिट की नहीं बना सकता हूँ, या तो उसके साथ में कुछ ना कुछ मर्ज होना चाहिए, रोल नंबर और कोर्स कोड, या रोल नंबर या फर्स्ट नेम, या रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी। मैं किसी दो कॉलम को मैं कंपोजिट की बना सकता हूँ, सिंगल एक को नहीं बना। ठीक है, एग्जाम्पल इसको कंपाउंड की भी बोलते हैं। फिर आया नेक्स्ट बारी है अल्टरनेट। अल्टरनेट तो नाम से पता, ऑल कीज एक्सेप्ट प्राइमरी की। प्राइमरी को की को छोड़कर प्राइमरी की एक ही होगी। प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट की। ऑल कीज एक्सेप्ट प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की को छोड़ के जितनी भी की है उसको अल्टरनेट की हम मान सकते हैं। प्राइमरी की एक ही होगी दोस्तों, उसके अलावा जितनी भी की होगी उसको हम अल्टरनेट की बोल सकते हैं। फिर आया अल्टरनेट कीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी की। ठीक है, इसके नाम से पता चल गया कि सेकेंडरी कीज है वो हम किसी और को भी बना सकते हैं। फॉरेन की पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। फॉरेन की points to the primary key of another table. It acts as a reference between tables. It can accept the null and duplicate value. अंदर टेबल के अंदर से दूसरी टेबल को हम इंटरलेट करते हैं, इसको फॉरेन की बोलते हैं। दो डेटाबेस के बीच की जो कॉमन की है वो उसको हम फॉरेन की बोल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, दो दो डेटाबेस है यहाँ पर, एक ये वाला डेटा है और एक ये वाला डेटा है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी। फिर दूसरा डेटाबेस है कोर्स नेम और कोर्स आईडी और कोर्स नेम। इन दोनों में कॉमन क्या है, कोर्स आईडी। इसी कोर्स आईडी से आप सर्च कर रहे हैं दूसरा, तो इसमें रिलेशन, यानी कि दो डेटाबेस में जो रिलेशन बताता है, दो डेटाबेस में जो जो कॉलम जो 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 आईडी कॉमन होती है उसको हम फॉरेन की बना देते हैं। एक देश से दूसरे देश से कम्युनिकेट कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज रखनी पड़ेगी, तो वो कहलाती है हमारी फॉरेन की। तो ये तो रहा हमारा फॉरेन की और एक चीज वगैरह का फंडा। डीबीएमएस यहाँ पर खत्म होता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, लेकिन ये भी बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके बताना, या वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डीबीएमएस, अपोजिट की, फॉरेन की और अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सुपर की, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, बीच बीच में आएंगे। सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, व्हाट इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, सुपर की। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। एक से ज्यादा कॉलम घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इजी एकदम से नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि which primary key can be selected to identify each record, इसमें से कैंडिडेट की। every database may have one or more candidate key in which category, कौन सी उसमें की में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे बीच में, पढ़ना थोड़ा सा। फाइल एक्सटेंशन आपको पता ही है, फाइल एक्सटेंशन हम जो भी डेटा सेव करते हैं, या तो पीपीटी में करते हैं, या तो हम डॉक्स में करते हैं, या फिर हम करते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो हर एक किसी का एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन जो सफिक्स एट द एंड ऑफ फाइल नेम दैट स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज। इट हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइल। मतलब ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो देखने के लिए मात्र, लेकिन कंप्यूटर समझता है इस चीज़ को कि उसमें कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल है। exe फाइल होगी तो वो एग्जीक्यूटेबल है, यानी कि प्रोग्रामिंग फाइल है, वो रन करती है। और जो फाइल डेटाबेस वाली होगी, डॉट doc डॉक होगी, डॉक्यूमेंट वाली होगी, वो ओपन करेगी वर्ड फाइल में। एक्सेल वाली होगी, डॉट एक्सएलएस एक्सेल में ओपन होगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो फाइल है वो कंप्यूटर के हेल्प के लिए होती है, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। वही इसको समझे और उसी फॉर्मेट में उसको एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करे, वो फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ देख लेना, AP.AP की एंड्रॉइड पैकेज फाइल होती है। ठीक है,
बाकी डॉट टी एक्स टेक्स्ट फाइल होगी, प्लेन टेक्स्ट हो, डब्ल्यू के एस आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट फाइल होगी, ओडीएस हो गया, ओपन कॉल स्प्रेडशीट फाइल हो गई। दोस्तों एक्सेल क्वेश्चन में नहीं आएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेल पता है। डॉट बिन बाइनरी हो गई, पी बाई पाइथन हो गई, डब्ल्यू एस एफ विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। ये सब जो थोड़ा से एक्सेप्शनल है, जो सारे यूज जो जनरल में यूज नहीं होते, वो क्वेश्चन में आते हैं। ये नहीं कि ये आ जाएगा या डॉट ए पी के क्या है, बहुत ईजी हो गया, आपको पता है। आएगा वो जो आपको नहीं पता है, जैसे कि डब्ल्यू एस एफ, जैसे कि ए वी आई, जैसे कि ओ डी टी, ठीक है, ओपन ऑफिस राइट डॉक्यूमेंट फाइल, ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है, टीएमपी टेम्पलेट फाइल डॉट टार हो गया, लाइनक्स के लिए हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस फाइल, डीबीएफ डेटाबेस फाइल। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी तरफ से याद कर लेना, ठीक है। ये पढ़ के जरूर जाना दोस्तों, इनमें से आ जाते हैं, एक आध नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पता ही है, नंबर सिस्टम बाइनरी की फॉर्म में होते हैं, जीरो वन की फॉर्म में। ये कंप्यूटर के समझने के लिए नंबर सिस्टम बनता है। नंबर सिस्टम हमारे लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर एबीसीडी नहीं समझता, कंप्यूटर नंबर सिस्टम ही समझता है, जीरो या वन, जीरो या वन, यही समझता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके भी फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। जीरो वन बाइनरी फॉर्म होती है, और ऑक्टल नंबर 0 to 7 होते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9, फिर ए से लेके बी तक, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है नंबर सिस्टम। अब कन्वर्ट करना तो शायद ही नहीं आएगा, कन्वर्ट करना, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं बता दूंगा। जैसे कि अगर उस टाइम पूछ लेगा कि 75 को बाइनरी में, 75 एक डेसिमल नंबर है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका बेस दोस्तों पहले यहाँ देख लेते हैं, सबसे नीचे लास्ट में देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट इन सिस्टम इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस, ठीक है। नंबर सिस्टम को उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या बोलते हैं, या तो रेडिक्स बोलेंगे या तो बेस बोलेंगे। तो डेसिमल का बेस क्या होता है, 10, ठीक है। और बाइनरी का डेसिमल क्या होता है, 2। ऑक्टल का होता है, इसके नाम से पता है, 8। और हेक्साडेसिमल का मतलब 16, तो बेस 16 होता है। तो बेस का मतलब क्या यहाँ समझते हैं। जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जिस जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए कि बाइनरी में सिर्फ जीरो वन दो ही नंबर यूज हो रहे हैं, जीरो या वन, तो ऑटोमेटिकली पता ही बाइनरी जीरो या जिसका बेस 2 हो गया। फिर आज 0 to 7 यहाँ पर 8 हो गया ऑक्टल में, तो इसका बेस क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 16, ठीक है। 16, 0 to 9, 10 नंबर हो गए। फिर ए से लेके जी तक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 7, 7 हो रहे हैं, लेकिन 16 बेस है। कोई नहीं, ये सब पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। कन्वर्ट करना अगर आ गया तो इसका पूछ देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ इजी वे में कि कैसे आपको ये करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट जस्ट याद कर सकते हैं आप इसको, कि डेसिमल जीरो का तो जीरो ही होगा बाइनरी, एक का 0 0 1, ठीक है। फिर दो का 0 0 1 0, आप इसको जस्ट याद कर सकते हैं, 0 0 आगे शिफ्ट करते जाएंगे एक एक, ठीक है। फिर 3 होगा 0 0 1 1। और इसको निकालते भी कैसे हैं, देखो ये सिंपल है। 75 है, 75 को 2 से डिवाइड करें, दो, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर एक कैरी हो गया, कैरी फॉरवर्ड, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 15 हो गया। 2 7 14, ठीक है, 2 7 14 हुआ। अब एक बचा, वो हमारा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 37 को 37 में डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, 17 बन गया। फिर 2 8 16, 2 8 16 डिवाइड किया, एक फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो यहाँ पे नोट हो गया, ठीक है। फिर 18, यहाँ से हम करते 2 में 18 पूरे पूरे डिवाइड हो गया, तो जीरो आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक ये जीरो ना हो जाए, जब तक एक पूरा 2 तक ना पहुंच जाए, तब तक पूरा डिवाइड ना हो, जब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। फिर अब 2 को डिवाइड करेंगे, 2 4 8, ठीक है। तो हमारा कैरी फॉरवर्ड एक हुआ, 8 कट गया, एक यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर 4 बचा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है, यहाँ जीरो आ गया, ठीक। फिर यहाँ 2 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 पूरे डिवाइड हो गया, यहाँ जीरो आ गया। और लास्ट में एक, 2 एकम 2,
और लिखते कैसे हैं इसको, बाइनरी में नीचे से लिखते हैं, नीचे से, ठीक है, ऊपर से नहीं लिखेंगे, यहाँ से नहीं, 1 1 0 1 0 ऐसे नहीं, यहाँ से लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 1, जैसे कि ये हो गया 1 0 1 0 1 1, ये हो गया इसका बाइनरी फॉर्म, ठीक है। 75 का हम बाइनरी फॉर्म हो गया। डेसिमल क्या है, अगर हमें से इसी को हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट बारी हमारी, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, आपको जस्ट याद कर लेना, अगर याद करना आप अच्छे से माहिर है, रखते हैं माहिर है तो आप सारे इसको याद कर लें, नहीं तो आपको मैंने फंडा पर बता दिया। ऑक्टल अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट होता जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स दोस्तों बहुत से लोगों ने पढ़ाई होगा, एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ाई होगा लॉजिक गेट्स, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है, नाम से ही पता चल जाएगा इसमें कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि लॉजिक गेट्स, these are building blocks of any digital circuit that implements boolean logic process। लॉजिक गेट्स दोस्तों हमारे जनरल वे में, हमारी जनरल लाइफ में बहुत काम आते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अब मान लो एग्जांपल देता हूँ, ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, इसमें से मैं कोई भी बटन दबा रहा हूँ, अगर मैं प्लस दबा रहा हूँ तो प्लस ही दब रहा है, अगर माइनस दबा रहा हूँ, डॉट दबा रहा हूँ तो डॉट ही दब रहा है, ठीक है, इक्वल दबा रहा हूँ तो इक्वल दब रहा है, ठीक है। आपके जितने भी घर में बोर्ड स्विचेस वगैरह होते हैं, उसमें जो प्रोग्रामिंग की होती है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेन फंडा ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे जो भी प्रोग्रामिंग की होती है, या तो उसका बटन ऑफ करना है या ऑन करना है, ठीक है, या बार बार ऑन होना है, तीन बार ऑन होना है, 3 बार ऑफ होना है, ये सब किसका काम है, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक गेट के थ्रू होती है, ठीक है, लॉजिक गेट के थ्रू ही ये प्रोग्रामिंग की जाती है। लॉजिक गेट के थ्रू ही प्रोग्रामिंग की जाती है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। स्ट्रीट लाइट इसका एग्जाम्पल, मतलब आपके सामने पता ही है, स्ट्रीट लाइट जो कभी ग्रीन होती, कभी रेड होती, कभी येलो हो जाती है, वो किसके थ्रू होती है, लॉजिक गेट के ही काम है, लॉजिक गेट ही उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, लॉजिक गेट ही उसमें यूज होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, these are building blocks and digital circuit that implements boolean logic process, and it has only one output. Array of logic gates are used in digital integrated circuit. The basic logic gates and their functioning truth table mentioned in the following figure, ठीक है। अब देखो लॉजिक गेट मैंने बता दी, इनका यूज क्या है, आप समझ गए कि इसका यूज क्या है, रेड लाइट में हो गया, या स्विच हो गया, बटन हो गया, ऑन ऑफ होता है, ये सब लॉजिक गेट्स होता है, ठीक। अब एंड से पता ही चल रहा है दोस्तों, एंड, ठीक है, एंड का मतलब अपने अगर बुलियन अलजेब्रा पढ़ी होगी तो उसमें एंड का मतलब, जब एंड का फंक्शन जुड़ता है उसमें बुलियन अलजेब्रा में, तो उसमें गुणा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें दो इनपुट, ये जो हमारे यहाँ दे रखे हैं इनपुट में, दो इनपुट होंगे, ठीक है, ए एंड बी, दो इनपुट गए और सिंगल एक आउटपुट आया, ठीक है, दो इनपुट गए लेकिन दो का एक हो गया, वो गुणा हो गया, आगे आउटपुट जो है वो गुणा में आया, तो ये एंड गेट का काम है, ठीक है। इट इज लॉजिक, इट इज डिजिटल लॉजिक गेट विथ टू और मोर इनपुट्स, एक से ज़्यादा भी, एक से दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है इसके इनपुट, ठीक है, एंड वन आउटपुट, ओनली वन आउटपुट होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया, स्विच वगैरह रेड लाइट वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है। दो इनपुट एक आउटपुट एंड गेट में, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए मैंने दो इनपुट दिए, ए एंड बी, 0 0, जैसे कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की फॉर्म से, अगर मैंने 0 0 बटन दबाया, यानी 0 0 मैंने इनपुट दिया, तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0 0 ही होगा, ठीक है। मैंने बटन को ऑफ रखा, ऑफ रखा तो बटन ऑफ ही रहेगी, ऑन हो जाएगी, एक बार ऑफ किया एक बार ऑन किया, उसका आउटपुट देखो 0 1, 0 1 हुआ, तो ये 0 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, 1 थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक समझने वाली बात है, एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से मतलब 0 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दो इनपुट मैंने डाले, 0 और 1, तो ये 0 ही होगा, फिर 1 0 अगर मैंने इनपुट किया तो भी 0 ही आउटपुट आएगा, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाने की जरूरत है, अब ये समझना
एंड गेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। दो इनपुट आएंगे और उसका आउटपुट एक होगा, दो या दो से ज़्यादा इनपुट होंगे, उसका आउटपुट एक होगा और मल्टीप्लाई होगा। जीरो जीरो वन हो जाएगा, जीरो वन जीरो हो जाएगा, वन जीरो जीरो हो जाएगा और वन 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 होगा। ये हो गया एंड गेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं और गेट। और गेट जैसे नाम से पता चला है या ये इस तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बुलियन बुलियन अलजेब्रा में आपने देखा होगा एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो और का मतलब प्लस। ठीक है, हिंदी वाला से मतलब समझना, हिंदी वाले से। ठीक है, इंग्लिश वाला एंड वो मल्टीप्लाई हो गया, और मतलब हिंदी वाला और समझ लो, और मतलब और एडिशनल, एडिशन, और का मतलब एंड हो गया, यानी कि ऐड हो गया, ऐड, और का मतलब ऐड हो गया, और गेट। ठीक है, इट इज लॉजिक गेट that produce inclusive disjunction. It is used in Boolean algebra and electronic circuit like transistor or transistor logic and complementary metal oxide semiconductor। मतलब इसमें मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर वगैरह जो होते हैं उन सब में इसका, इस गेट का यूज होता है। और मैंने बताया कि बोलिए अलजेब्रा में ये सारे गेट का यूज होता है, सारे फंक्शन का यूज होता है। गेट का यूज नहीं होता है बोलिए अलजेब्रा में, और गेट फंक्शन का यूज होता है। जैसे कि ए और बी दो इनपुट मैंने एंटर किए, ठीक है, तो उसका आउटपुट होगा ए और बी, यानी कि ए प्लस बी होगा। ये याद रखना, ए प्लस बी, और मतलब हिंदी वाला और ए प्लस बी। अब देखते हैं, इनपुट मैंने किया, जीरो जीरो एंटर किया, जीरो आएगा, प्लस करके जीरो जाता है, जीरो वन एंटर किया, प्लस करके वन ही आएगा, वन जीरो ऐड किया तो वन ही आएगा, वन वन ऐड किया तो यहाँ पे टू नहीं होगा दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड होता है वन। ठीक है, ये एडिशन मतलब भूगोल एडिशन नहीं है, एडिशन मतलब यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड वन हो रहा है तो वन ही होगा। ठीक है दोस्तों, नॉट गेट, जैसे कि नाम से पता चला नॉट गेट नहीं, ऊपर जो बार लगा होता है ना इसका मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, ऊपर जो बार लगा होगा तो मतलब होता है अपोजिट, ए का अपोजिट। ये है तो यहाँ पर ए का अपोजिट उल्टा ही आएगा। मैंने जीरो एंटर किया तो वन आएगा, वन एंटर किया तो जीरो आएगा। ये नॉट गेट की खासियत है। नॉट गेट इज अ सिंपल इनपुट गेट, इट परफॉर्म्स द इन्वर्जन ऑफ गिवन इनपुट, तो इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, व्हाट इज विच गेट इट इज कॉल्ड इन्वर्टर, या ऐसे आएगा कि हम जब किसी एक इनपुट को, मैंने इनपुट ऐड किया और वो मशीन में अपोजिट में आ जाए, तो उस मतलब सिचुएशन में कौन सा गेट यूज होगा। ठीक है, या इन्वर्टर कौन से गेट में यूज होगा, इन्वर्टर कौन से गेट को बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना वो होता है नॉट गेट। ठीक है दोस्तों, फिर आया बारी नैंड गेट। जैसे नैंड नाम से पता चला नैंड, नॉट और नॉट और एंड, इन दोनों को मिला के नैंड गेट बनता है। देखिए यहाँ पर ए और बी दो इनपुट आउट, दो इनपुट डाले हैं, ये तीसरा भी इसमें ऐड हुआ, तीसरा भी हुआ है इसमें, तीसरा नहीं हुआ है, एक ही हुआ है। नैंड गेट का उल्टा है ये, एंड गेट का उल्टा। ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने मल्टी, ए और बी इनपुट आया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम जस्ट अपोजिट कर देना है, वो नैंड गेट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं टेबल पे। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट। ठीक है ना, एंड और नॉट गेट को मिला के नैंड गेट बनता है। इट इज द अपोजिट ऑफ एंड लॉजिक गेट। एंड गेट का जो भी आउटपुट आएगा, आपको एंड गेट याद रखना है, उसको जस्ट अपोजिट कर देना है, वो नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एंड गेट में जीरो जीरो वन यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है ना, जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन हमें नैंड गेट के उसका आउटपुट आएगा वन। जीरो जीरो को मल्टीप्लाई कर जीरो आया, लेकिन उसका आउटपुट कर देना है वन, वो हो गया नैंड गेट। जीरो वन को फिर जीरो किया, जीरो जीरो वन मल्टीप्लाई किया, वो जीरो आएगा आउटपुट नैंड गेट में, एंड गेट में, लेकिन उसका अपोजिट कर दिया तो वो हो जाएगा नैंड गेट वन। वन जीरो मल्टीप्लाई किया जीरो आएगा, लेकिन वो एंड गेट का है, एंड गेट का जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम अपोजिट कर देंगे तो वो बन जाएगा नैंड। फिर है वन वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, लेकिन क्योंकि एंड गेट का ये अपोजिट है तो ये हम इसको बना देंगे नैंड गेट बनेगा जीरो। बहुत ईजी है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। एंड गेट समझ लिया तो नैंड गेट समझ आ जाएगा। ठीक है, अब है नॉर गेट। नॉर गेट जैसे नाम से पता चल रहा है, नॉट और, नॉट एंड और का ही कॉम्बिनेशन है नॉर गेट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ए नॉट गेट में क्या होता था, ठीक है, और गेट में, सॉरी और गेट में क्या होता था, ए और बी दोनों ऐड हो जाते थे,
जैसे नॉर गेट आएगा तो उन दोनों का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का अपोजिट जो भी आएगा वो नॉर गेट बन जाएगा। जीरो जीरो ऐड किया, जीरो ही आता है, लेकिन इसका अपोजिट भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, कुछ उल्टा तो हो नहीं जाएगा। फिर जीरो वन, जीरो वन, वन होता है उसका अपोजिट जीरो हो जाएगा। वन जीरो, वन होता है उसका अपोजिट जीरो हो जाएगा। वन वन, वन ही होता है इसका अपोजिट ही। हाँ, ये याद रखना। नीदर दिस नॉर दैट इट इज द प्रिंसिपल नॉर गेट। ठीक है, फिर आया एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, ये भी इसमें ये एक पार्सल होता है, हाफ एडर होता है, फुल एडर नहीं होगा, हाफ एडर होगा। जैसे कि एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट इज स्पेशल टाइप ऑफ गेट, इट इज यूज इन द हाफ एडर। मतलब फुली ऐड नहीं करते हैं, हाफ ऐड करते हैं। हाफ एड एडर, फुल एडर एंड सबट्रैक्टर। ये जब आप मतलब बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें हाफ एडर, फुल एडर एंड सबट्रैक्टर एंड कंट्रोल्ड इन्वर्टर सर्किट इसका यूज होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आता है। हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर, बस आपको समझ लेना है कि एक्सॉर गेट क्या होता है, ये यूज होता है उसमें। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन कंप्यूटर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बाइनरी एडिशन। मतलब बाइनरी एडिशन को ऐड करना हो तो इस गेट का यूज होता है। जैसे कि जीरो जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन और वन वन जीरो, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है एक्सॉर गेट। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ठीक, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट एंड द नॉट गेट। एक्सक्लूसिव और नॉट गेट का ही ये एग्जांपल है। ठीक है, एंड द एक्सॉर गेट हैज अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाई। मतलब नेगेटिव जो ऑड नंबर का इनपुट्स अगर हाई हुआ तो उसका आउटपुट भी हाई होगा। जैसे कि देख लेते हैं, जीरो जीरो वन हो गया, जीरो वन जीरो हो गया, और प्लस कर रहे हैं दोस्तों। ये देखो, जीरो वन जीरो होता है, उसका अपोजिट क्या हो गया, वन। ठीक है, जीरो वन जीरो होगा, जीरो वन वन हुआ, प्लस करेंगे तो उसका अपोजिट होगा जीरो। वन जीरो वन हुआ, उसका अपोजिट जीरो हो जाएगा, और वन 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 उसका अपोजिट। हाँ, ये याद करना आपको। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया हमारा ये टॉपिक, आज का टॉपिक खत्म हो गया। आज हमने समझ लिया डीबीएमएस, फाइल सिस्टम, और उसके बाद फाइल एक्सटेंशन, और कैंडिडेट की और अगर कीज के टाइप, और उसके बाद हमने देख लिया था नंबर सिस्टम, फिर हमने देखा गेट। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पता करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और अभी तक जिसने देखा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे भी आप बूस्ट मिलता है। दूसरी चीज़, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसकी, वो यही होगी कि नेक्स्ट यूनिट आपकी मेरे ख्याल से कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके बाद उससे पहले जितने भी यूनिट के उनके रिवीजन कर लेना। ये जो सीरीज चलेगी दोस्तों, ये डिटेल में सीरीज चल रही है, और डिटेल में ए टू जेड क्लियर करते जा रहा हूँ हर एक टॉपिक को। उसके बाद मैं एक मैराथन क्लास, मैंने वो भी सीरीज चल रही है मैराथन क्लास। मैराथन क्लास उसके लिए है जो एग्जाम से एक दिन पहले, दो दिन पहले रिवीजन करना चाहते हैं। उसमें टू द पॉइंट होगा हर चीज़, चीज़ें यही होंगी लेकिन टू द पॉइंट होगा। इसमें बहुत एक्सप्लेन करके बताया मैंने ए टू जेड, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल पढ़ने के लिए ये वीडियो फायदा करेगी, और आपको शॉर्ट पढ़ना तो वो वीडियो फायदा करेगी। बाकी दो तीन दिन में ये सिलेबस खत्म होने वाला है। 5 यूनिट मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ, 3-4 यूनिट बस और है इसकी, वो खत्म हो जाने वाली हैं, सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद सिर्फ एमसीक्यूज चलेंगे दोस्तों, एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज की मैं जो सीरीज जब चलाऊंगा उसमें मैं डेली का आपको शायद 15 से 20 एमसीक्यूज कराऊंगा, लेकिन नाम के 15-20 एमसीक्यूज होंगे, वो अकेले 100 एमसीक्यूज के बराबर होंगे। तो 4 ऑप्शन होंगे, चारों के चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, और एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम प्रिपरेशन कराने की मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, जिसने पूरी वीडियो देखी है फॉलो कर लेना, और सारी वीडियो देख लेना। ये वीडियो देख लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये 10 या 11 को सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय, गुड नाइट।